जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, एक्चुअली मेरा वाईफाई थोड़ा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, सो बस उसी को चेक कर रही हूँ। और सत्संग में स्टार्ट करती हूँ। बस 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं सबके आने की, और उसके बाद सारी संगत पहले जुड़ जाए, फिर उसके बाद मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी। अंजलि आंटी जी, मैं सत्संग स्टार्ट करूँ या वेट करूँ, आप बता दो। क्योंकि अभी संगत ज़्यादा अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं यहाँ पर, सो अभी ज्वाइन करें सब तब स्टार्ट करूँ या कर दूँ? कमेंट्स में प्लीज़ मेंशन कर दो। और जब तक गुरु जी के लिए एक छोटा सा भजन गाऊंगी, बिकॉज़ यहाँ आना, जहाँ पर भी लाइव करना, हम अपनी मर्ज़ी से कभी नहीं कर सकते। हमारे गुरु जी की इच्छा के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। और आज जो कुछ भी गुरु जी ने मुझे बख्शा है, हर संगत को बख्शा है, जो दात वो दे रहे हैं हमें, वो कोई इस दुनिया में दे नहीं सकता। तो सबसे पहले गुरु जी का ही, और ऑब्वियसली गुरु जी का ही गुणगान होना है, तो गुरु जी के भजन से ही स्टार्ट करूँगी। जब तक सब संगत भी कनेक्ट हो जाएंगी, और फिर उसके बाद मैं सत्संग भी शेयर करूँगी। सो एक छोटा सा भजन सुना रही हूँ। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो आई थिंक मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए सत्संग। सो मैं सबसे पहला सत्संग जो है वो मैं अपने पापा का ही सुनाऊंगी, क्योंकि वो फर्स्ट सत्संग है और बहुत बड़ा उसमें मिरेकल भी है जो गुरु जी ने किया हमारी लाइफ में। सो वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ कि हम गुरु जी ने हमें अपनी शरण में 2014 में लिया, और उसके कुछ टाइम बाद, जैसे 1 या 2 महीने के बाद हम फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गए। फिर 2-3 महीने बाद जो है मेरे पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उनकी ना एक बारी लेग में पेन हुआ, और उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और वो केमिस्ट से मेडिसिन लेकर आ गए। अब जिस केमिस्ट से वो मेडिसिन लेकर आए थे, तो उन्होंने ना काफ़ी हैवी डोज दे दी थी, मतलब 5-6 गोलियां दे दी थी, और वो भी बहुत हैवी। तो मेरे पापा वो खाने लग गए। अब एक दिन मेरे पापा जब मेडिसिन ले रहे थे, तो मैंने उनको मना करा कि आप ऐसे ना दवाई मत खाओ केमिस्ट से लाकर, क्योंकि उनको क्या नॉलेज होती है, इतने नहीं होती। तो आप ना एक बारी डॉक्टर को दिखा लो। तो मेरे पापा ने मुझे उस वक्त गुस्सा कर दिया कि नहीं, केमिस्ट को सब नॉलेज होती है, वो बिल्कुल सही मेडिसिन देते हैं। तो उन्होंने वो खानी स्टार्ट कर दी। ऐसे करते करते उन्होंने 1 वीक तक वो पूरी मेडिसिन खाई, जो भी उन्होंने दी थी, कोर्स जो था उनका। नेक्स्ट वीक फिर से गए मेरे पापा, और फिर से मेडिसिन लेकर आए, वही सेम, और फिर खाई। मैंने फिर दोबारा उनको बोला कि आप ऐसे मत खाओ, कुछ साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, एक बारी डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि उनको लेग में पेन बहुत ज़्यादा होती थी। मेरी वॉइस ऑडिबल है ना सबको? एक बारी प्लीज़ यहाँ टाइप कर दो आप, सो डैट कि मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि वाईफाई का थोड़ा इशू है, इसलिए। कोई भी टाइप कर दो जल्दी से। अच्छा ठीक है। तो फिर
अब मेरे पापा माने नहीं, उन्होंने फिर मेरे को गुस्सा कर दिया। मैं बस चुप होके बैठ गई, मैंने नहीं कहा कि भाई आप खाओ या ना खाओ। मेरे को लगा कि भाई डांट रहे हैं तो रहने ही दो, चुप ही रहो। तो ऐसे करते करते ना मेरे पापा ने वो दवाई ना बहुत ज़्यादा खा ली थी। 2-3 हफ्ते, तीन मतलब 3 या 4 हफ्ते अराउंड खाई, और वो बहुत हैवी डोज थे। अब हुआ ये कि दिसंबर का टाइम आया, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। और स्टार्टिंग से ही देख रही हूँ कि मेरे पापा कभी भी ठंड में इतनी सुबह 5 या 6 बजे के करीब उठकर बालकनी में कभी नहीं बैठते। अब उस दिन क्या हुआ कि धीरे धीरे ना दिसंबर जब आया तो मेरे पापा ना रोज़ सुबह उठकर 5:30 या 6 बजे होते थे, और वो ना बालकनी में जाके बैठ जाते थे इतनी ठंड में। उस टाइम पे तो कोई बाहर होता भी नहीं था। तो मैंने पूछा, एक दिन मैंने पूछा कि आप ऐसे बाहर क्यों बैठे होते हो, कोई दिक्कत है तो बताओ। तो कहते कि ना नहीं, ऐसे ही मेरी ना नींद खुल गई तो मैं आ गया। पर मुझे ना बड़ा अजीब लग रही थी ये बात, क्योंकि इतने सालों में पहली बार ही देखा कि मेरे पापा सुबह उठकर बाहर आके बैठ गए हैं, वो भी इतनी ठंड में, और स्वेटर भी नहीं पहना हुआ, सिर्फ शर्ट में बैठ गए हैं। समझ में नहीं आया। अगले दिन देखा फिर से मेरे पापा ऐसे ही बाहर बैठे हुए थे। फिर ना मैंने 3-4 दिन नोटिस किया, तो मैंने ना मम्मी को बोला कि मम्मी पापा ना रोज़ सुबह उठते हैं और बालकनी में बैठ जाते हैं इतनी ठंड में, और बताते भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम ना हो तो आप एक बारी पूछो। तो मेरी मम्मी ने पूछा तो मेरे पापा ने बताया कि मेरे को ना रोज़ सुबह ना ऐसा लगता है मेरा दम घुट रहा है और मेरे से ना सांस नहीं ली जाती, इसलिए मेरा मन करता है कि ना मैं बाहर आकर बैठ जाऊं, और मैं इसलिए बालकनी में आ जाता हूँ। तो मम्मी ने कहा कि आपने हमें क्यों नहीं बताया। स्वाति ने भी पूछा आपने उसको क्यों नहीं बताया। तो फिर मेरे पापा कहते बच्चे डर जाते हैं छोटी छोटी बात पे, तो फिर इसलिए मैंने नहीं बताया। अच्छा, फिर क्या हुआ, वो सिलसिला ना चलता रहा, महीना निकलता गया, दिसंबर का टाइम आगे निकलता जा रहा है, और ना मेरे पापा की हेल्थ ना बिल्कुल कम होती गई। अब ठंड थी तो वो ऊपर से स्वेटर जैकेट मतलब दो दो तीन तीन पहन लेते थे, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमें पता ही नहीं चला कि मेरे पापा की बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है। उनको बिल्कुल वीक हो गए थे, मतलब काफ़ी हेल्दी थे उस टाइम पर पहले, लेकिन जैसे ही उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो उनकी बॉडी अपने आप ही, उनका जो वेट है ना वो कम होता गया अपने आप। अब हमें पता ही नहीं चलता था, हर वक्त उन्होंने स्वेटर पहना होता था। ऐसे करते करते ना उनको ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लग गई, और उन्होंने सारी चीज़ें ना हमसे छुपाई। जैसे कि हमसे बात नहीं करना, हंसना नहीं, और खाना नहीं खाना, जो डाइट थी उससे बिल्कुल बहुत ही कम में आ गए थे। मीन्स अगर हाफ चपाती खा ली या एक चपाती खा ली, कभी नहीं खाई। बात बिल्कुल भी नहीं करना, ना हंसना, चुप अपने बस बैठे रहना, और कहीं ना जाना, कहीं मतलब नीचे स्टेयर्स भी नहीं उतरते थे, सिर्फ अपना बेड पे ही बैठे रहते थे। तो हम पूछते थे कि आपको क्या हुआ है, आप हमें बताते ही नहीं हो। अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो आप चलो डॉक्टर के पास, एक बार ही टेस्ट करवाओ, वो दवाई देगा आपको। तो मेरे पापा ना हमेशा बस इस बात पे हमारी लड़ाई हो जाती थी घर में। सबको डांट पड़ जाती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को गुरुजी ठीक कर देंगे, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं जाने वाला किसी डॉक्टर के पास, ना मैं किसी हॉस्पिटल में जाऊँगा। लेकिन उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। फिर एक दिन ना मेरी मम्मी ने बोला अगर आप नहीं दिखाओगे ना डॉक्टर को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं माने। अब मेरी मम्मी ना उस दिन गुरुजी के सत्संग में गई। अब वो बहुत परेशान थी, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरी सिस्टर की तबीयत भी ठीक नहीं थी, पापा की तबीयत भी इधर से ख़राब हो गई, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी स्टार्ट हो गए, हमने शॉप जिनको रेंट पे दे रखी थी वहाँ पर अलग इशू स्टार्ट हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि लाइफ अब बस 6-7 दिन की है, क्योंकि ऐसे मतलब वो फीलिंग उस वक्त पे थी कि हम एक दलदल में फंस चुके हैं जहाँ से हमें निकालने वाला कोई नहीं है। क्योंकि गुरुजी से तब जुड़े थे तो गुरुजी की महिमा तो धीरे धीरे पता चलती है। गुरुजी खुद ही अपने बताते हैं कि मैं क्या से क्या कर सकता हूँ, और वाकई में जो वो करते हैं ना वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये रियलिटी है। बस धीरे धीरे हर इंसान को समझ में आता है जो गुरुजी से जुड़ते जाते हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन मेरे पापा की ना तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो मेरी मम्मी बड़ी परेशान थी उस दिन। वो सत्संग में गई और वो वहाँ ना रोने लग गई। गुरबानी चल रही थी तो मेरी मम्मी से नहीं रोका गया और वो रोने लग गई। तो मेरी मम्मी के साथ एक आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। तो मेरी मम्मी ने बताया ऐसे ऐसे ना मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, और ना वो टेस्ट भी नहीं करा रहे, हमें पता नहीं है कि उनको क्या दिक्कत हो गई है, ना वो किसी हॉस्पिटल में चल रहे हैं हमारे साथ, और ना वो ना वीक होते जा रहे हैं, और उनकी डाइट भी बहुत कम हो गई है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। बस अब ये लग रहा है कि हम पांचों की लाइफ अब ख़त्म है। तो आंटी ने कहा आप टेंशन मत लो, आप एक तांबे का लोटा लो और बड़े मंदिर लेकर जाना और वहाँ से ब्लेस करवा के लाना और अपने हस्बैंड को देना वो जल प्रसाद। तो मेरी मम्मी जब घर आई और उन्होंने ये बात बताई, हमने नेक्स्ट डे जो है लोटा लिया और मेरी मम्मी बड़े मंदिर चली गई लोटा ब्लेस करवाने, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और गुरुजी ना मेरी मम्मी को ये बोलते थे कि बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, मतलब वो टेस्ट भी नहीं करा रहे। अब आप सोचो
कि हमें पता नहीं उनकी बॉडी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन गुरुजी बताते थे, गुरुजी इशारा देते थे। और वही चीज़ मेरे को भी इंट्यूशन होती थी कि कुछ ज़्यादा गड़बड़ है। एक दिन ना मेरे पापा शर्ट चेंज कर रहे थे, तो मेरी मम्मी ने देखा कि आपकी तो बॉडी ही नहीं रही, मतलब मेरे पापा के ना ऐसे हो गया था एक सिर्फ स्केलेटन, उनकी बॉडी पे ये तो था ही नहीं, मांस तो था ही नहीं कहीं भी, सिर्फ हड्डियां दिख रही थी। और हम इतनी टेंशन में आ गए कि पापा आपने अपनी बॉडी को देखा नहीं, मतलब आपने अपना शरीर को क्या कर लिया, हमें भी नहीं बताया कि ऐसी आपकी हालत हो रही है। वो ना स्वेटर इतने पहन लेते थे, 2-3 के पता ही नहीं चलता था। हम बड़े परेशान हुए वो देखकर। अब नेक्स्ट डे जब मेरी मम्मी लोटा लेकर जब गई वहाँ पर, तो मेरी मम्मी ने एक सेवा अंकल जी को बोला कि आप ये ब्लेस कर दो। तो उन्होंने उस वक्त पे गुस्सा कर दिया, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक राज होता है। गुस्सा किया तो मे बी गुरुजी उसमें भी कोई कर्म कटवा रहे होंगे कि अभी ब्लेस नहीं होगा, आप अपनी जगह पे जाकर बैठ जाओ। मेरी मम्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान थी, और जब इंसान बहुत परेशान होता है ना तो उसका रोना ही निकलता है एट लास्ट, क्योंकि सहारा उसको कोई दिखता नहीं है रब के अलावा, और रब के अलावा सहारा कोई होता भी नहीं है। ये भी रियलिटी है लाइफ की। तो फिर मेरी मम्मी थोड़ी देर बाद फिर से उठी, उन्होंने फिर से अंकल को कहा कि आप प्लीज़ लोटा ब्लेस कर दो। उन्होंने फिर से गुस्सा कर दिया, अभी ब्लेस नहीं होगा, आप अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। ऐसे 3 बारी हुआ, और तीनों बारी मेरी मम्मी बैठ गई। तीसरी बारी उनसे वो नहीं, उस वक्त नहीं सहन कर पाई, और वो बहुत रोई वहाँ दरबार में कि गुरुजी अगर यहाँ पर भी ऐसे होगा तो बताओ मैं कहाँ जाऊँ, हमारे तो सहारे आप ही हो। और उस वक्त मेरी मम्मी गुरुजी को ये बोल रही थी कि अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो आप ही बचा सकते हो, और कोई नहीं बचा सकता। तो अब मैं क्या करूं। उतने में ना सामने कोई और अंकल खड़े होते हैं, सेवादार अंकल ही थे। वो आए, उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि आंटी आप रो मत, आप मुझे दो लोटा, मैं आपको ब्लेस करके देता हूँ। तो उन्होंने गुरुजी की गद्दी से लगाकर मेरी मम्मी को लोटा दे दिया और समझा दिया आपको कैसे यूज़ करना है। मेरी मम्मी घर आई, उस लोटे के अंदर हमने जल प्रसाद भरा और गुरुजी के स्वरूप के पास हमने रख दिया। थोड़ी देर बाद वो जल प्रसाद मेरे पापा को हमने दिया। अब ये समझ लो कि 7-8 महीने या उससे ज़्यादा हो गया था कि हमारे घर में लड़ाई होती थी, तो इसी बात पे होती थी कि आप डॉक्टर के पास चलो, आप हॉस्पिटल चलो, टेस्ट करवाओ। और हमेशा पापा गुस्सा कर देते थे कि मैंने नहीं जाना, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी से टेस्ट वेस्ट नहीं कराने, मुझे गुरुजी ठीक कर देंगे, मुझे कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन रियलिटी क्या थी कि उनके शरीर अंदर से बिल्कुल ख़त्म था। वो हमें बाद में पता चला कैसे। पहली बारी जल प्रसाद दिया गुरुजी का लोटे का, सेकंड डे फिर से मेरी मम्मी ने जल प्रसाद लोटे में से निकाल कर मेरी पापा को दिया कि आप पियो। तो जैसे ही मेरे पापा ने दूसरी बारी पिया, उन्होंने पीते ही एक बात बोली कि मुझे ना टेस्ट करवाना है, मुझे अभी लेकर चलो डॉक्टर के पास। तो मेरी मम्मी और हमने सोचा कि अगर अब ये कह रहे हैं ना अभी लेकर चलो, बाद में मूड बदल गया ना, फिर मनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम जानते थे कुछ बहुत बड़ी बात है। तभी एकदम से हेल्थ बिल्कुल ज़ीरो हो गई, डाइट भी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी, बात भी नहीं करते थे, हंसते भी नहीं थे। ऐसा लगता था कि सामने एक बस कोई पुतला बैठा हो और जो बस सिर्फ सब कुछ देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे ना हंस रहे। ऐसे हो गया था उस वक्त पे, हमें बड़ा अजीब लगता था। तो फिर ना क्या हुआ, जब टेस्ट करवाने गए तो टेस्ट हुए उनके, और फिर जिन्होंने रिपोर्ट्स देनी थी उन्होंने बोला आप शाम को आकर लेना रिपोर्ट्स अपनी। अब मेरे पापा मम्मी घर आ गए, उन्होंने सोचा भी थोड़ी बहुत कुछ होगा, जो भी गड़बड़ होगी। शाम को मेरे पापा मम्मी फिर से जाते हैं, क्योंकि शाम को रिपोर्ट्स मिलनी थी। अब जब रिपोर्ट्स मिली तो जिसने रिपोर्ट्स दी, जिस डॉक्टर ने, उसने बोला, वो डॉक्टर नहीं था खैर, उन्होंने बोला देखो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन इतना आपको बता सकता हूँ। पहले तो उसने मेरे फादर से 2-3 क्वेश्चन किए। उन्होंने पूछा आप स्मोकिंग करते हो, तो मेरे पापा कहते कि मैंने तो अपनी लाइफ में आज तक नहीं की। फिर दूसरा क्वेश्चन कहा था आप ड्रिंक करते हो, तो मेरे पापा ने कहा मैंने वो भी कभी नहीं किया। फिर वो कहते कि आप दोनों चीज़ें नहीं करते हो लेकिन आपकी लीवर किडनी पूरी तरह ख़राब हो चुकी हैं, आपकी पूरी बॉडी में इस वक्त पानी भरा हुआ है सर से लेकर पैर तक। वाकई में उस वक्त मेरे पापा के पैर इतने ज़्यादा स्वेल हो चुके थे, इतनी स्वेलिंग हो गई थी कि जो 10 सीढ़ियाँ हम चढ़ने में शायद 2-3 मिनट लगाते हैं, वो उसको 20 मिनट लगा देते थे चढ़ने में। इतनी ज़्यादा उनकी हालत डाउन थी, लेकिन वो मान नहीं रहे थे कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊँ भी। उनको ये होता था कि अगर मैं किसी हॉस्पिटल में चला गया ना, तो मैं जितना, अगर मेरे को ज़िंदा भी रहना होगा ना, तो मेरे को वो वहीं ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आजकल थोड़ा हिसाब ऐसे ही चल रहा है, इसलिए तो हर किसी को डर लगता है। और मेरे पापा को भी लग रहा था, इसलिए वो हमें कुछ बताते नहीं थे। और उन्होंने ना ये बात बोली कि देखो आपकी ना बॉडी में पानी भर गया है और कैंसर की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो आप ना जितनी जल्दी हो सके ना किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, और सबसे पहले तो इस पानी को निकलवा लो, क्योंकि कैंसर आपका स्टार्ट हो चुका है। तो मतलब आप देर मत लगाओ, किसी से भी कंसल्ट करो आज ही आज में। अब उस वक्त क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा ने जब ये बात सुनी तो दोनों बहुत रोए। हम तो थे नहीं उनके पास, हम तो घर पर थे।
और फिर मेरे मम्मी और पापा को याद आया कि एक डॉक्टर है पानीपत में, मेरी मम्मी का थोड़ा सा स्टोन का ट्रीटमेंट उनसे चला था। तो मेरे पापा ने ना सीधा उनको कॉल करा वहीं पर, यहाँ पर आके हमारे सामने कुछ नहीं शो करा, हमें बताया तक नहीं, हमें सिर्फ इतना बताया कि किडनी में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, वो ठीक हो जाएगा, ऐसे बोला। तो और फिर जब मेरे पापा ने उनको कॉल किया तो वो डॉक्टर ने बोला कि अगर रिपोर्ट्स लेकर आप सबसे पहले तो आज ही मेरे पास आओ, टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि जो आपको वो जिन्होंने रिपोर्ट्स दी हैं अगर ये बात उन्होंने बोली है ना तो फिर तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ है, कैसे कैसे क्या मतलब ट्रीटमेंट करेंगे। मेरे पापा ने फिर उनको कॉल किया, उन्होंने बोला आप अभी आओ। अब मेरे पापा मम्मी घर आए, उनकी आंखें पूरी लाल हुई पड़ी थी, बहुत रो रहे थे वो। तो आंखें उनकी ऐसी थी कि कोई देखे तो समझ जाएगा कि हाँ ये रो कर आए हैं। तो हमने पूछा कि क्या हुआ, आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं, अभी रोए हो क्या? तो फिर मेरी मम्मी ने बोला नहीं बस ऐसे ही थोड़ा सा आ गया था रोना। तो हमने कहा क्या हुआ है आप बताओ। तो मम्मी ने कहा कि ना मतलब वो बता रहे हैं कि पापा की रिपोर्ट्स में ये आया कि उनकी किडनी में ना थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, तो आप ना ट्रीटमेंट अभी ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाद में काम बढ़ जाएगा। लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी कि बात इतनी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। और वो मेरी सिस्टर और भाई को मतलब हमें तीनों को नहीं बताना चाहते थे। मेरी सिस्टर की भी तबीयत उस वक्त पे ठीक नहीं थी, भाई मेरा छोटा है तो ऑब्वियसली जो छोटे होते हैं घर में वो बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं। तो उन्होंने नहीं बताया। फिर हमें कहा कि ना हम ना अभी जा रहे हैं पानीपत, हमें ना डॉक्टर के पास आज ही जाना है। उन्होंने बोला है आप टाइम मत वेस्ट करो और अभी आके कंसल्ट कर लो। मेरे पापा मम्मी वहाँ जाते हैं, डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाते हैं। जब डॉक्टर वो रिपोर्ट देखता है वो सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता। वो कहते हैं कि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको इतने महीनों से इतनी दिक्कत थी, आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट क्यों नहीं करा, किसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए, कोई टेस्ट क्यों नहीं कराया। फिर उन्होंने बताया कि आपकी इस वक्त जो रिपोर्ट है ना उसमें यही है कि आपकी लीवर किडनी काम नहीं कर रही हैं और सर से लेकर पैर तक आपके पानी भरा हुआ है। क्योंकि मेरे पापा को ना बहुत महीने हो गए थे वो सोते ही नहीं थे, रात भर नहीं सोते थे, दिन भी नहीं सोते थे। हम टेंशन में हो चुके थे कि मेरे पापा को एक सेकंड की भी नींद नहीं आती। फिर एक दिन मैंने देखा कि मेरे पापा ना अपनी नेक को ना दबा रहे थे, उनके ना गर्दन में दर्द हो रही थी साइड में। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ आपको। तो कहते मेरे ना गर्दन में दर्द हो रही है। उस वक्त ना उनकी आंखें थोड़ी बड़ी मतलब भरी हुई हो रही थी कि भाई नींद सी फील उनको हो रही थी। तो मैंने कहा लाओ मैं दबा देती हूँ। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको थपकी देते रहोगे तो वो बच्चा सोता रहेगा, जैसे ही आप थपकी देना बंद करोगे बच्चा उठ जाएगा। तो मैंने पापा की ना नेक दबाते दबाते, मतलब रात का टाइम था, 2 या 3 बज रहे थे, दबाती रही। तो मेरे पापा सो रहे थे उतनी देर, उनको रिलीफ मिल रहा था वहाँ पर, जैसे ही उनकी गर्दन में दबा रही थी। और जैसे ही मैंने छोड़ी, क्योंकि मुझे नींद एकदम से आ गई, तो वो उठ के बैठ गए। तो मैंने पूछा आप क्यों उठ गए। कहते मेरा ना दर्द हो रही है, जब दर्द दबाते रहो तो मेरे को थोड़ा आराम रहता है और नहीं तो मैं नहीं सो पा रहा। और बहुत महीने हो गए थे उनको सोए हुए, नींद क्या होती है वो भूल चुके थे और सिर्फ अंदर ही अंदर सोचे जा रहे थे, सोचना सोचना, हर वक्त बस सोचते रहना, ना बात करना ना कुछ बताना कि क्या फील हो रहा है। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किसको बोलूँ मैं, क्या बोलूँ। फिर जब वो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो वो कहते कि आपके तो पूरे सर से लेकर पैर तक पानी भरा, आप तो सो भी नहीं पाते होगे। और मेरे पापा ने बताया हाँ नहीं सो पाता। और मेरे पापा के उस वक्त पैर तो बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हुई पड़ी थी, मतलब बहुत ज़्यादा, कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है ये। फिर उन्होंने बोला आपकी ना बॉडी में जो पानी भर गया है ना उससे कैंसर की भी स्टार्टिंग हो चुकी है। तो आप अब देखो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने क्लियर वर्डिंग्स यही बोली थी कि मेरे हाथ में ना अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा शरीर इस वक्त ख़त्म हो चुका है। अब जो कुछ है ना वो किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में है। जब मेरे पापा मम्मी ने बात सुनी तो वो और ज़्यादा टूट चुके थे, बिखर चुके थे, क्योंकि उनको था अभी बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हर कुछ है, हर चीज़ है अभी। और ये लाइफ में वो सिचुएशन जो थी ना वो उसको झेल पाना बहुत टफ है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि देखो मैं ना एक मेडिसिन दूंगा आपको, वो ना लीवर की है और उससे ना लेकिन आपकी जो टांगे हैं ना उस पर अफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो लेकिन वो दवाई आप खाते रहना, बाकी मैं गारंटी नहीं दे रहा कि उस दवाई से भी कुछ आपको असर होगा, बस आप खा लो, लीवर की है, बाकी तो भगवान ही जाने अब क्या होगा, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है कुछ। और वो कहते हैं आप किसी को भी दिखा लोगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, शरीर ख़त्म है इस वक्त। अब तो अगर कोई बना सकता है, कोई आपको बचा सकता है तो वो रब है। अब मेरे मम्मी पापा तो बिल्कुल हार गए कि भाई हम क्या करेंगे। एक बात उन अंकल ने बोली कि देखो आपको कैंसर की स्टार्टिंग हुई है। जिस भी इंसान को कोई भी बीमारी हो ना, वो कहते हैं अगर आप उसको सोचते रहोगे ना तो आप उसमें और डूब जाओगे, लेकिन अगर आप उस बीमारी में भी अपने आप को खुश रखोगे, उस चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे, अपनी रब की तरफ जुड़ोगे,
तो आप अपने आप ठीक होते जाओगे। फिर क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा घर आए और उनकी आंखें तो वैसे ही बहुत स्वेलिंग और रोई उनकी आंखें थी। हमने पूछा क्या हुआ है, उन्होंने फिर से यही बात बोली, किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, डॉक्टर ने दवाई दे दिया और कहा है आप खा लो, बाकी ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, हमें ये बात बोली। फिर रात को ना मैं और मेरी मम्मी गुरुजी के पास ही इसी रूम में हम बैठते थे, हमारे घर में गुरुजी का रूम बना हुआ है, सो वहाँ पर हम बैठते हैं आज भी। और तब तो ये होता था कि हम यहीं सारा दिन गुरुजी के पास हर वक्त बस रोते रहना कि गुरुजी हम किस मुसीबत में फंस चुके हैं आज। और अपने आसपास किसी को ढूंढते थे तो कोई दिखता ही नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, कोई नहीं, सिर्फ गुरुजी। और गुरुजी से तो तब जुड़े ही थे। हम गुरुजी को बोलते थे, गुरुजी अगर हमें अब कोई बचा सकता है ना तो वो आप बचा सकते हो। पर हम ये नहीं जानते थे कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में इसीलिए पहले ले लिया था कि ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और उन्होंने हमें अपने पलकों पे बिठा के रखना है। ये चीज़ हम नहीं जानते थे तब, क्योंकि नादान है, बच्चे हैं, और धीरे धीरे हर कोई सीखता है जब गुरुजी से जुड़ते जाओ। फिर क्या हुआ, एक दिन रात को मैं और मेरी मम्मी बैठी हुई थी और मेरी मम्मी ने मुझे सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हो गया है। और जब मैंने सुना तो मेरा तो दिमाग नहीं काम करा कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि बड़ी मैं हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मेरी सिस्टर को ये बात बता नहीं सकते थे क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको भी ज़्यादा हम टेंशन नहीं दे सकते थे। भाई को बता दिया, वो बेचारा वैसे ही छोटा है, वो पहले ही टूट चुका था पूरी तरह इतनी प्रॉब्लम्स देखकर। वो कहता था कुछ भी नहीं होएगा, अब सही, अब कुछ नहीं होने वाला, हम बस अब 6-7 दिन जिंदा हैं, हम 6-7 दिन में ना बस मरने वाले हैं। क्योंकि वो प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि बस हर तरफ लग रहा था बस दलदल के अंदर फंस चुके हैं, निकालने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन जानते नहीं थे कि रब बैठा है बचाने के लिए, इंसान नहीं कभी आएगा साथ देने के लिए, लेकिन रब हमेशा साथ देता है। और तब गुरुजी ने इतनी लाइफ में इतने मिरेकल्स करे जो शेयर करूँगी, बट आज सारे तो नहीं हो पाएंगे शेयर, बट थोड़े करूँगी। फिर क्या हुआ, अब वो दवाई उन्होंने दे दी और दूसरी उन्होंने एक चीज़ बोली कि देखो आपको ना पानी नहीं पीना है ज़्यादा, पानी जितना हो सके कम पीना, क्योंकि पानी ऑलरेडी बॉडी में भरा हुआ है। और निकलवाना, आप कह रहे हो मैंने निकलवाना नहीं है, अब आप सोचो कि पानी बॉडी में ऑलरेडी भरा हुआ है, उससे निकलवा भी नहीं रहे हैं, और कैंसर की भी स्टार्टिंग हो चुकी है, और अगर ज़्यादा टाइम वो रहे तो वो गड़बड़ हो जाता है, पानी बॉडी में रहे तो। अब मेरी मम्मी पापा घर आए, वो दवाई जो है देनी स्टार्ट करी, गुरुजी के पास रखते थे, गुरुजी आप भोग लगाओ, हम तो पहले गुरुजी को ही देते हैं। तो गुरुजी हमें सब चीज़ें सिखाते गए, ये बात सच है, क्योंकि जब गुरुजी से जुड़े थे सिखाने वाला कोई नहीं था, गुरुजी ही हमारे टीचर हैं, वही हमारे। तेरा हर वेले करा शुक्राने जो का रखी, तेरा करता रहा मैं शुक्राने जो का रखी। क्योंकि जैसा मन का भाव वैसा ही वो असर करेगा, राइट। और डॉक्टर्स ने क्या बोला था, पानी नहीं पीना, लेकिन हमारे लिए वो पानी है नहीं, हमारे लिए वो अमृत है जो बड़े नसीबों से हमें मिला है। गुरुजी की शरण में हम पहुंच गए, वो ही सबसे बड़ी बात। और गुरुजी का अमृत मिल रहा है तो उसे कौन छोड़ेगा, फिर चाहे जिंदा रहो चाहे मर जाओ, लेकिन वो तो पीना है। तो मेरे पापा ना दिन में जितनी बारी भी उनको प्यास लगती थी ना, वो सिर्फ गुरुजी के लोटे का जल प्रसाद ही पीते थे। ऐसे करते करते मेरे पापा ने वो ही पिया, सिर्फ नॉर्मल पानी बिल्कुल बंद कर दिया था हमने। गुरुजी के आगे हम एक ग्लास में भी भोग में रखते हैं जल प्रसाद, कभी वो देते थे, लोटे प्रसाद का तो बहुत ज़्यादा दिया है। और इवन मेरी मम्मी अगर सत्संग में गई हैं तो वहाँ पे लंगर प्रसाद कर रही हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए घर ज़रूर लेकर आती थी मेरे पापा के लिए, और जल प्रसाद ज़रूर लेकर आती थी कि एक ज़रूर मिल जाए। कभी कभी नहीं भी मिलता था तो रो के मांगना पड़ता था। आप सोचो, कभी कभी ऐसा होता है कि सत्संग में सेवा होती है हमारी, तो मैं वहाँ देखती हूँ बहुत सारी न्यू संगत होती है, उनको आप जल प्रसाद दोगे तो वो उसे एक नॉर्मल पानी समझ लेते हैं। तो उस वक्त उनको समझाती हूँ ये पानी नहीं है, ये अमृत है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता, तो इसे मना मत करो। पर वो उस वक्त भी नहीं समझ पाते, लेकिन जब सत्संग सुनते हैं ना तो सब कहते हैं कि नहीं, वो जल प्रसाद हमें चाहिए, क्योंकि वो अमृत है और हर किसी के नसीब में नहीं है। वो जिसके नसीब में उसके तो बारे ही नहीं आ रही हैं, क्योंकि रब मिल गया उन्हें, और क्या चाहिए।